ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। आडवाणी मेंशन आज दुल्हन की तरह सजा हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के छोटे बेटे विराज की सगाई का कार्यक्रम आज रिया के साथ होना तय हुआ है। विराज की मां सुनीता पलके बिछाकर अपने होने वाली छोटी बहू रिया और उसके परिवार का इंतजार कर रही थी। तभी 8-10 बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां बंगले के सामने आकर रुकती हैं और उसी के साथ चारों ओर खुशी की लहर दौड़ जाती है। सुनीता आरती का थाल लेकर दरवाजे तक आती है और फिर रिया की आरती उतारने के बाद नजर का एक टीका उसके माथे पर लगाकर बड़े प्यार से वो उसे घर के अंदर ले जाती है। मेहंदी लगे हाथ, खूबसूरत लंबे बाल और चमचमाते हीरो का हार पहनी वो रिया किसी अप्सरा से खूबसूरत नजर आ रही थी। कुछ ही देर में सगाई का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और इसी के साथ विराज और रिया एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं। रिंग सेरेमनी के बाद घर पर आए सभी मेहमान पार्टी में बिजी हो गए थे। कुछ देर के लिए रेवती और राजू भी भूल गए थे कि उनकी बेटी साक्षी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। विराज, मुझे बाथरूम जाना है। ओह यस, स्ट्रेट देन फर्स्ट लेफ्ट। तुम अकेले मैनेज कर लोगी ना? ऑफ कोर्स। रिया वॉशरूम की ओर जाने लगती है। तभी बाथरूम के बाहर उसे साक्षी खड़ी हुई नजर आती है। हे साक्षी, कहाँ थे आप बेबी? आपको भी बाथरूम जाना है क्या? ये कैसी गंदी सी डॉल से खेल रहे हो आप? मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, फिर आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई हूँ, वो दिखाती हूँ। ओके? इस वॉशरूम में पानी नहीं है, आपको ऊपर जाना पड़ेगा। अरे लेकिन रिया कुछ कह पाती है उससे पहले साक्षी वहाँ से हटकर एक दीवार की ओट में छिप जाती है। चलो ऊपर ही चले जाते हैं। जैसे ही ऊपर जाने के लिए रिया सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करती है, साक्षी दीवार के पास खड़े हुए अजीब तरह से मुस्कुराने लगती है। रिया ऊपर जाकर देखती है एक बड़ा सा वॉशरूम था जिसमें बाथरूम के अलावा ड्रेसिंग रूम भी अटैच था, जहां फ्रेश होने के बाद कपड़े बदलने और तैयार होने के लिए भी स्पेस था। रिया तुरंत जाकर पहले वॉशरूम यूज करती है, उसके बाद वो हाथ धोने के लिए आईने के सामने खड़ी हो जाती है। अचानक उसकी नजर आईने की ओर जाती है जिसमें उसे अपना खूबसूरत चेहरा नजर आता था। देखते ही देखते रिया को अपने पीछे एक काली परछाई नजर आती है जो आकर उसके अक्स में समा जाती है। रिया घबराकर मुड़कर देखती है तो उसे पीछे कुछ नजर नहीं आता। वो वापस आईने में देखती है तो उसे आईने में दिख रहा अपना अक्स धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और चेहरे पर दरारें पड़ने लगती हैं। घबराकर रिया अपने चेहरे को छू कर देखती है कि तभी उसे वॉशरूम का दरवाजा खटखट होने की आवाज सुनाई देती है। अभी 2 मिनट पहले तक तो यहाँ अंदर कोई नहीं था, अचानक अंदर के बाथरूम का दरवाजा कौन खटखट करने लगा? रिया थोड़ा घबराते हुए जाकर दरवाजा खोलती है, लेकिन बाथरूम तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। खाली बाथरूम को देखकर रिया गहरी सांस लेती है, लेकिन अचानक ही बाहर वॉश बेसिन का नल अपने आप चालू हो जाता है और उससे पानी गिरने लगता है। अरे कौन है यहाँ? मैं पूछती हूँ कौन है? घबराकर जैसे ही रिया बाहर आने की कोशिश करती है, वॉशरूम का मेन डोर बाहर से लॉक हो जाता है। रिया बाहर दरवाजे का लॉक घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। तभी उसे एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज सुनाई देती है और किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज भी सुनाई देने लगती है। कोई है? अरे ये डोर कैसे लॉक हो गया? साक्षी बेटा, ये तुम ही हो ना? बेटा दरवाजा खोलो, मैं समझ गई हूँ ये शरारत तुम ही कर रही हो। अच्छा तो ये सब तुम्हारी शरारत थी, पहले मुझे ऊपर भेजना और अभी ये डोर को लॉक करना एंड ऑल। रिया लगातार साक्षी साक्षी कहकर पुकार रही थी, लेकिन साक्षी की तरफ से उसे कोई जवाब सुनाई नहीं दे रहा था। बस किसी छोटे बच्चे के खिलखिलाने के हंसने की आवाजें उसे सुनाई पड़ रही थी। डर से रिया चिल्लाने लगती है और रिया के चिल्लाते ही दरवाजा अनलॉक हो जाता है और वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आती है। अभी उसने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि एक बार फिर बाथरूम का दरवाजा खुलता है और कोई ताकत रिया के पांव पकड़कर
उसे खींचकर वापस बाथरूम के अंदर ले जाती है और ले जाकर बाथ टब में गिरा देती है। रिया पानी से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसका मुंह टब के अंदर पकड़ा हुआ हो। कुछ ही देर में सांस न ले पाने के कारण रिया की बाथ टब में ही मौत हो जाती है और उसका बेजान शरीर टब में ही निठाल होकर एक तरफ गिर जाता है। कुछ देर बाद माँ, रिया काफी देर पहले बाथरूम गई थी, अभी तक लौटी नहीं। आप देखोगे एक बार बाथरूम जाकर प्लीज? बेटे की बात सुनकर सुनीता बाथरूम में जाती है तो वहां उसे कोई नजर नहीं आता। विराज, बाथरूम में तो कोई नहीं है। तू देख, हो सकता है बंगला देखने के लिए निकल गई हो। विराज को ये बात बड़ी अटपटी लग रही थी कि सगाई के दिन जब इतने मेहमान जमा है, रिया पिछले आधे घंटे से लौटी क्यों नहीं है। रिया भी ना, ये कोई समय है बंगला देखने का? और अगर देखना ही था तो मुझे कहती, मैं दिखाता। विराज परेशान होकर इस कमरे से उस कमरे में टहल रहा था। तभी उसे साक्षी के कमरे का बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है। विराज रिया रिया करते हुए बाथरूम के अंदर जाता है तो वहां बाथ टब में रिया को पड़े हुए देखता है। रिया की ऐसी हालत देख वो चिल्लाते हुए भाई भाभी को पुकारता हुआ बाहर आता है। चाचा को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर भी साक्षी कोई रिएक्शन नहीं देती और अपने कमरे के बेड पर बैठकर आराम से अपनी डॉल से खेलती रहती है। विराज को पागलों की तरह रोते चिल्लाते सुन रेवती, राज और कई सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं। रिया की इस तरह अजीबोगरीब हालत में मौत हो जाने से पूरे बंगले में कोहराम मच गया था। रिया की माँ और सुनीता जी के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। वहीं अपनी डॉल के साथ खेलती साक्षी उसे देखकर जोर जोर से खिलखिलाकर हंस रही थी। साक्षी बेटा, रिया को बाथरूम में जाते हुए देखा था तुमने? क्या हुआ था यहाँ? बोलो ना बेटा, ऐसे कैसे अचानक वो बाथरूम में डूब गई? रिया मदद के लिए चिल्लाई होगी, तुम्हें आवाज नहीं आई? बाथ टब में डूबकर कोई कैसे मर सकता है? मर गई बेचारी। सगाई के दिन हुए रिया की मौत और उसके बाद साक्षी का ये व्यवहार सुनीता, रेवती, राज और विराज सभी को भीतर तक हिला गया था। बाकी के मेहमान भी अब तो साक्षी के बारे में अजीब अजीब सी बातें करने लगे थे, जिससे पूरा परिवार बहुत डिस्टर्ब हो गया था। कुछ देर बाद साक्षी के डॉक्टर का राज के पास फोन आता है। सब ठीक है ना मिस्टर राज? साक्षी में कुछ इम्प्रूवमेंट समझ में आ रहा है? आपको याद है ना, कल उसको सेशन के लिए लेकर आना है। डॉक्टर, एक बहुत बुरी खबर है, एक और मौत हो गई है और इस बार भी साक्षी का बिहेवियर बहुत ही सस्पिशियस था। मेरे भाई की मंगेतर उसकी सगाई के दिन ही साक्षी के बाथटब में मरी हुई मिली है। साक्षी वहीं कमरे में बैठकर जोर जोर से हंस रही थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। डॉक्टर, प्लीज कुछ करिए। राज ने डॉक्टर को पूरी घटना के बारे में बता दिया था। मिस्टर राज, मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ स्टडी करनी है, उसके बाद मैं आपको फोन करता हूँ। राज की बातें सुनने के बाद डॉक्टर बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। साक्षी से बात करते समय डॉक्टर ने जितने भी नोट तैयार किए थे वो सभी को एक बार फिर से स्टडी करने लगता है। कुछ देर पहले क्या जरूरत है बेटा मकान शिफ्ट करने की? अच्छा खासा बंगला है हमारा, नई जगह पर जाओ तो एडजस्ट होने में कितनी दिक्कतें होती हैं। अरे माँ, ये बंगला है और अभी हम जहाँ शिफ्ट हो रहे हैं ना वो मेंशन है। आपके इस बंगले से बहुत बड़ा है और खूबसूरत भी। हाँ, बस शहर से थोड़ा दूर है, लेकिन अपने पास गाड़ियां हैं, ड्राइवर है, नौकर चाकर है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, सब मैनेज हो जाएगा। इतना वेल मेंटेन्ड मेंशन हमें सही दामों में मिल रहा है और आप हो कि अपने बंगले का मोह छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। राज जो मिस्टर आडवाणी का बड़ा बेटा था, परिवार के अधिकतर खास निर्णय वही लिया करता था। राज और रेवती ने शहर के बाहरी इलाके में बनाए खूबसूरत मेंशन अपने लिए पसंद कर लिया था और आज वे लोग अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे। साक्षी को अपना ये नया बंगला बहुत अच्छा लग रहा था। वो दौड़कर सभी कमरों में जाकर उसे देख रही थी। राज, काफी देर हो गई,
साक्षी कहीं नजर नहीं आ रही। आपने देखा क्या उसे? अरे क्यों चिंता करती हो, बाहर गार्ड बैठे हुए हैं, घर से बाहर नहीं गई होगी, अंदर बंगले में ही कहीं होगी, चलो देखते हैं। राज और रेवती मिलकर साक्षी को ढूंढने लगते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद एक अंधेरे कमरे में उन्हें साक्षी बैठी हुई नजर आती है। अरे साक्षी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? इतना बड़ा बंगला छोड़कर ये अंधेरे कमरे में क्यों बैठ गई हो? चलो इधर आओ। राम सिंह, इस कमरे में अंधेरा क्यों है? गुस्से में रेवती की आवाज सुनकर राम सिंह दौड़ते हुए वहां आता है। मैडम, पता नहीं इस कमरे में क्या प्रॉब्लम है, कई बार बल्ब बदल दिया लेकिन बार बार खराब हो जाता है। आप लोग चलिए, मैं चेंज करके आता हूँ। रेवती अपनी बेटी साक्षी को लेकर दूसरे रूम में आती है तो देखती है कि साक्षी के हाथ में एक पुरानी सी गुड़िया है जो दिखने में काफी अजीब लग रही थी। साक्षी, ये किसका टॉय है तुम्हारे पास? हमारा सामान तो अभी अनपैक भी नहीं हुआ, फिर ये गुड़िया कहाँ से आई? अम्मा, ये गुड़िया उस रूम में थी। आपको पता है, गुड़िया ने मुझे हाय किया, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। आप पूछ रही थी ना मैं उस रूम में बैठकर क्या कर रही थी? मैं अपनी नई फ्रेंड के साथ खेल रही थी। हम दोनों ने ढेर सारी बातें की और हमें बहुत मजा भी आया। मैंने डॉल को प्रॉमिस किया है, अब हम दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। राम सिंह, बोला था ना तुमसे कि घर में जो भी सामान हो सब उठाकर बाहर फेंकवा देना, हमें कोई पुराना सामान घर में नहीं दिखना चाहिए। फिर ये डॉल कैसे रह गई? पता नहीं साहब, मैंने तो पूरा बंगला चमका दिया था, एक भी चीज नहीं बची थी। कैसे आई, कहां से आई, नहीं कह सकता। सब के सब कामचोर हो गए हो। डॉल क्या खुद से चलकर आई होगी यहाँ? कोई काम सही से नहीं होता। लाओ साक्षी, इधर दो वो डॉल, आपके लिए पापा बाजार से नया और बहुत अच्छा डॉल लाकर देंगे। लाओ। देखो तो, ये डॉल कितनी गंदी है और इसके चेहरे पर ये गंदा सा क्या लगा है, खून जैसा। छी! मम्मा, ये मेरी डॉल है और इसका नाम एमिली है। आप मेरी डॉल के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। इतना कहकर साक्षी डॉल लेकर अपने रूम में चली जाती है। देख रही हो रेवती, ये कैसे बात कर रही है? मैंने इसे बोला कि डॉल को उठाकर घर से बाहर फेंको और ये उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। अरे जाने दो ना, बच्ची है, जब रात को सो जाएगी तब हटा देना। सोने के बाद बच्चे सब भूल जाते हैं। उसे कौन सा याद रहने वाला है कि यहाँ बंगले में उसे क्या मिला था। साक्षी वाकई मम्मी पापा से नाराज थी। डिनर करने के लिए भी वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। साक्षी बेटा, ऐसे कोई मम्मी पापा से नाराज होते हैं? आपने आज खाना भी नहीं खाया। अच्छा आओ, दादी अपनी गोदी में बिठाकर प्यार से खिलाएगी। नहीं दादी, मुझे खाना नहीं खाना। आपने देखा ना मम्मी पापा ने कैसे इंसल्ट की मेरे फ्रेंड की। ये तो गलत बात है ना, मम्मी पापा को सॉरी बोलना पड़ेगा। जिद नहीं करते ना बेटा, मम्मी पापा बड़े हैं, उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। चलो जल्दी से खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आओ। दादी आप भी जाओ, मुझे आपसे भी बात नहीं करनी। आप सब लोग एक जैसे हो। अरे बेटा, ये कैसे बात कर रही हो तुम? देखा माँ आपने, जब से इस लड़की ने उस डॉल को लिया है कुछ अजीब बिहेव नहीं कर रही है। ये इतनी बदतमीजी से तो कभी बात नहीं करती। इसे हुआ क्या है? उस डॉल के लिए ऐसे पागल हो रही है जैसे आज से पहले इसने कोई खिलौना देखा ही नहीं है। अब उसकी डॉल से हम माफी मांगेंगे? रेवती, खत्म करो इस बात को और देखो, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा साक्षी के पीछे पीछे जाने की। ज्यादा लाड प्यार से भी बच्चे बिगड़ते हैं, इस बात का ख्याल रखना। राज ने साक्षी को मनाने के लिए घर में सभी को सख्त मना कर दिया था, लेकिन साक्षी का व्यवहार हर गुजरते पल के साथ बहुत तेजी से बदल रहा था। क्या साक्षी के साथ किसी अनहोनी की शुरुआत हो गई है? आखिर किसकी है ये डॉल और साक्षी के पास कैसे आई? क्या साक्षी वाकई अपने माँ पापा से नाराज है या कोई और शक्ति है जो उससे ये सब करवा रही है? जानने के लिए देखना ना भूले कहानी का अगला भाग।